नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूँ सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए संस्कृत का पेपर नंबर 5 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको संस्कृत के पूरे 30 प्रश्न आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों में से देखने को मिलेंगे, जो कि लेवल 2 के लिए और लेवल 1 के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो लगातार तैयारी करेंगे, सफलता भी बिल्कुल निश्चित रूप से हमें मिलेगी। बस तैयारी बीच में बिल्कुल भी हल्की ढील नहीं देना है साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे 30 प्रश्न हैं व्याकरण और शिक्षण विधियों के, संस्कृत व्याकरण और शिक्षण विधियां भी संस्कृत की। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 1। आपके प्रश्न संख्या 1 है, उष्म वर्ण है वर्तते र है प व। इनमें से उष्म वर्ण कौन सा है साथियों? प्रश्न संख्या 1 में सही जवाब दीजिए। देखिए, उष्म वर्णों की संख्या 4 होती है, जो कि एक तो शेष अंक वाला, एक होता है शेष षटकोण वाला, एक होता है स सरोता वाला और एक होता है हल वाला। तो इन चारों को उष्म वर्णों के नाम से जाना जाता है। तो अर्थात यहाँ पर है हल वाला ही है, बाकी 3 तो कहीं नहीं दिख रहे, तो है हल वाला ही आपके उष्म वर्णों में आएगा साथियों। अर्थात आपका कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प प्रश्न संख्या 1 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो आपके दूसरा क्वेश्चन, नम प्लस तुमुन प्रत्यय युक्तम पदम किम नमितुम नमित्वा नंतुम नमनीय है। अर्थात नम जो यहाँ पर धातु है, इसमें तुमुन प्रत्यय यदि आप लगा देते हो तो इनसे जो प्रत्यय युक्त पद बनेगा या शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा? तो साथियों देखो, नम में जब आप तुमुन प्रत्यय लगाते हो तो वो नमितुम नहीं बनता है बल्कि नंतुम बनता है। ये जो मैं है ये न में बदल जाता है, आधे न में, क्योंकि मैं भी आधा है तो यहाँ पर ये त में लग गया है, नंतुम शब्द बनेगा साथियों, जिसमें तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है और नम धातु है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है। दूसरे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रशेखर है पदस्य विग्रह है करणीय है, चंद्रस्य शेखरे यश स है, चंद्र है शेखरे यश स है, चंद्र है शेखरे यस्मिन स है और चंद्राय शेखर है यह है स है। अर्थात चंद्रशेखर पद का आपको विग्रह करना है, समास से संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो देखिए, प्रश्न संख्या 3 में आपको सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो चंद्रशेखर है, अर्थात यहाँ पर चंद्र है, शेखर, शेखर मतलब सिर पर जिसके, तो साथियों उसको कहा जाता है महादेव। तीसरा अर्थ यहाँ निकलता है और इसका समास विग्रह होता है चंद्र है शेखर यश स है, अर्थात चंद्र है शेखर पे जिसके वह है। तो साथियों वह शिव शंकर या भोलेनाथ है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है तीसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। भवती है कश्य संधि है उदाहरणम, यण संधि है, दीर्घ संधि है, अयादि संधि है, उत्व संधि है। अर्थात भवती में ये जो भवती शब्द है ये किस संधि का उदाहरण है साथियों? देखो, भवती, भवती में कोई आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े उ की मात्रा नहीं लग रही है, तो सॉरी यहाँ पे दीर्घ तो नहीं होगा। देखो, भो प्लस इति शब्द बनता है साथियों भवती, तो यहाँ पर होती है इसमें अयादि संधि। औ आउ आई 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 औ आउ, आई तो बनता है ए से और आई से आई आई, और ओ से और औ से बनता है औ आउ। तो साथियों भो प्लस इति बराबर शब्द क्या बन जाएगा? भवती। आएंगे साथियों प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो आपके 5वां क्वेश्चन है, खल है सज्जनम क्रुध्यति रेखांकित पदम संशोधियत। यहाँ पर ये जो रेखांकित पद है सज्जनम, इसको आपको संशोधन करना है। सज्जनाय, सज्जनैन, सज्जनस्य, सज्जने। तो साथियों खल है सज्जनम क्रुध्यति, मतलब जो खल मतलब जो बुरे व्यक्ति है वो सज्जन के ऊपर क्रोध करते हैं। तो क्रोध के अर्थ में क्रुद्ध धातु के योग में यहाँ पर किस विभक्ति का प्रयोग होता है साथियों? चतुर्थी, जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है। तो किसके ऊपर? सज्जन के ऊपर क्रोध किया जा रहा है, इसलिए सज्जनम में क्या हो जाएगा? चतुर्थी हो जाएगी, तो शब्द बन जाएगा सज्जनाय। अर्थात खल है सज्जनाय क्रुध्यति, ये इसका सही रहेगा। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 5वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। आपके 6वां क्वेश्चन है, सेव धातो है लिरिट लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम वर्तते
सेविष्ये, सेविष्यन्ते, सेविष्यामहे, सेविष्यधवे। तो यहाँ पर सेव जो धातु है इसमें आपको लिट लकार के अंतर्गत बताना है। कौन से लकार के अंतर्गत? लिट लकार के अंतर्गत भी उत्तम पुरुष बहुवचन बताना है साथियों। तो प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर बताइएगा। देखिए साथियों, सेव धातु का जो लिट लकार है, चारों ही लिट में दे रखे हैं। इसका जो उत्तम पुरुष बहुवचन होता है वो होता है साथियों सेविष्यामहे। क्या होता है भाई? उत्तम पुरुष बहुवचन पूछा है तो सेविष्यामहे वो होता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है। छठे क्वेश्चन में आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 की। तो साथियों 7वां क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 7 है, सर्वे छात्राः क्रीडांगणे कंदुकेन क्रीडन्तु अत्र रेखांकित पदे लकार है वर्तते। ये जो रेखांकित पद है इसमें आपको बताना है कि कौन सा लकार है साथियों। तो देखिए, सर्वे छात्रा है, सभी छात्र क्रीडांगने कंदुकेन क्रीडन्तु, मतलब सभी छात्र जो क्रीड़ांगन है उसमें कंदुकेन मतलब गेंद से खेलते हैं। तो अत्र जो रेखांकित क्रीडन्तु शब्द है इसका लिट है, लोट है, लट है या विधिलिंग है। तो साथियों प्रश्न संख्या 7 में सही विकल्प का चयन करो। देखो ये जो लकार है क्रीडन्तु, ये साथियों अंति तू यहाँ पे ये आता है लोट लकार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? ये लोट लकार के अंतर्गत। 7वें क्वेश्चन में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। स है रिक्त स्थान बदीर है, रिक्त स्थान पूरित्वा कर्णेभ्य कर्णाय कर्णेन कर्ण। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो साथियों येनांग विकारे तृतीया, यहाँ पर बदीर है मतलब बहरा है। तो किसी अंग विकार में यदि कोई होता है तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और यहाँ पर तृतीय विभक्ति है कर्णेन। तो स कर्णेन है, बदीर है। यहाँ पर आपका जो थर्ड विकल्प है 9वें क्वेश्चन में वही सही आंसर है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो चलिए 10वें क्वेश्चन को देखेंगे। व्यायाम शब्दे उपसर्ग है बहुती, वी, आ, व्या और वी और आ। तो साथियों जो व्यायाम शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रश्न संख्या 10 में आंसर बताइएगा। देखो वी प्लस आ प्लस याम बराबर शब्द बनता है व्यायाम, अर्थात इसमें वी और आ उपसर्ग है मित्रों। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। तो चलिए 11वां क्वेश्चन। बालक शब्दस्य तृतीयक वचने रूपम भवति, बालकेन, बालकेण, बालके है, बाल का भी। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 11 में सही आंसर बताना है। देखो 11वां क्वेश्चन जो है आपका इसमें बालक शब्द, बालक चलता है अकारांत पुल्लिंग में। किस में चलता है? अकारांत पुल्लिंग में चलता है। इसका जो तृतीय एक वचन रूप है वो बनता है साथियों बालकेन। क्या बनेगा? बालकेन बनेगा। 11वें क्वेश्चन में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। तो आपके 12वां क्वेश्चन। अधोलिखितस्य वाक्यस्य संस्कृते अनुवादम कुरुत है। यहाँ पर आपसे पूछ रहे अधोलिखितस्य मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वाक्य संस्कृते अनुवादम कुरुत, यहाँ पर उसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो वाक्य क्या है? वह, मैं और तुम विद्यालय जा रहे हैं, ये वाक्य है। इसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए। विकल्प स है त्वम अहम च विद्यालयम गच्छन्ति, स है अहम त्वम च विद्यालयम गच्छामः, स है अहम त्वम च विद्यालयम गच्छत और स है अहम त्वम च विद्यालयः गच्छामः। तो साथियों देखो वह को तो स कहते हैं, बिल्कुल। मैं को कहते हैं अहम, तो ये तम वाला हट जाता है। तो दूसरा, तीसरा या चौथा इनमें से एक विकल्प सही है। त्वम और तुम, त्वम च मतलब और तुम, विद्यालयम विद्यालय जा रहे हैं, जा रहे को कहा जाएगा साथियों। यहाँ पर विद्यालयम गच्छाम है, क्या होगा? गच्छाम है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 12वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। तो आपके 13वां क्वेश्चन। तुम सब मेरे साथ संस्कृत बोलो, अस्य वाक्यस्य संस्कृते अनुवाद है कुरुत है। इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यूयम मम सह संस्कृतम वदत, यूयम मया सह संस्कृतम वदत, यूयम मया साकम संस्कृतम वदताम और यूयम माम समम संस्कृतम वद। तो साथियों यहाँ पर तुम सब मेरे साथ संस्कृत बोलो, इस वाक्य का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। प्रश्न संख्या 13 में
सही विकल्प का चयन करो। तो देखो, तुम सब, यूयम मतलब तुम, सब मतलब सह, यहाँ पर सब मतलब मया रहेगा साथियों। मेरे साथ मतलब मया सह, मेरे साथ। संस्कृत का संस्कृतम बोलो का होगा वदत। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 13वें क्वेश्चन में। यूयम मया सह संस्कृतम वदत, तो विकल्प नंबर 2 सही है 13वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, अधोलिखितस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत है। देखो, जो शिक्षण विधियों के क्वेश्चन हैं 12-13 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर करके जाइएगा, क्योंकि उनमें से हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाए। तो यहाँ पर इनमें से वाच्य परिवर्तन करना है। सह माम पश्यति, यहाँ पर ये एक वाक्य है जिसका आपको परिवर्तन करना है। तेन अहम दृश्ये, तेन अहम दृश्यते, तेन अहम पश्ये और तेन माम दृश्ये। तो साथियों, सह माम पश्यति, तो पश्यति का हो जाएगा दृश्य, क्या हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा, या तो पहला या चौथा। सह का तेन हो जाएगा साथियों, और माम का क्या हो जाएगा, अहम हो जाएगा। तो तेन अहम दृश्य, ये इसका वाच्य परिवर्तन बनेगा। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 14 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। वंशस्थ छंदे कति वर्णाः भवति, 12, 18, 21 और 48, अर्थात वंशज छंद में कितने वर्ण होते हैं। तो साथियों, जो वंशज छंद है इसमें वर्णों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और इसमें कुल वर्णों की संख्या 48 होती है साथियों, 12 × 4। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न 15 में। अगर प्रश्न आपसे ये पूछता कि वंशज छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तब फिर आपको 12 आंसर सही करना पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं पूछा गया है, इसलिए चौथा विकल्प 48 वाला सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। रिक्त स्थान पूरीयत है, न ही ज्ञानेन, रिक्त स्थान है, पवित्रमहि विद्यते, सार्धम, सह, सदृश्यम, साकम। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान की जगह इनमें से एक शब्द का चयन करना है जिसकी पूर्ति करनी है साथियों। तो न ही ज्ञानेन मतलब ज्ञान के समान पवित्र में ही विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज़ नहीं होती है साथियों। तो समान का अर्थ यहाँ सदृश्यम से लिया जाएगा। न ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्र में ही विद्यते, यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। सूक्ति भी यही है इसकी, तो आपके प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। पार्थिवेन इत्यत्र का विभक्ति है, तृतीया, सप्तमी, द्वितीया और पंचमी। तो साथियों, पार्थिवेन में आपको बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है। प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर बताइएगा। देखिए, पार्थिवेन शब्द में मित्रों तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसका, तृतीय विभक्ति के अंतर्गत यह आता है, इसलिए 17वें क्वेश्चन में आपका फर्स्ट विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, बालकस्य भाषा परिचय है नाम। यहाँ पर देखो, अब आपके शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। भाव विनिमयम, उच्चारण ज्ञानम, सिद्धता, व्याकरण ज्ञानम। तो यहाँ पर बालक की जो भाषा है उसका परिचय किस नाम से जाना जाता है साथियों। तो प्रश्न संख्या 18 में आपका राइट आंसर है साथियों। भाषा का जो कार्य है बालक के अंतर्गत ही वो होता है भावों का विनिमय करना, मतलब भावों का आदान प्रदान करना, क्योंकि हम अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान किसके माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से। जैसे मान लीजिए अगर कोई बालक है, न तो पढ़ा लिखा है, न वो बोल सकता है, न सुन सकता है, तो फिर उसको विचारों का आदान प्रदान कैसे करेगा वो, ठीक है। इसलिए भाव विनिमय का ये माध्यम माना जाता है। प्रथम विकल्प 18वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। आपके 19वां क्वेश्चन है, प्रथम कक्षा या है भाषा पाठ्य पुस्तकम बलम न्यूनतम अपेक्षते, प्रीतिपूर्वक पठनोपरि, नैतिक शिक्षणोपरि, समुचित चित्र वर्णनोपरि, बालानाम रुच्युपरि। तो साथियों, यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 19 में सही आंसर देना है। एक बार प्रश्न को समझोगे तो ही सही आंसर दे सकोगे। देखो, प्रश्न संख्या 19 में सही आंसर है विकल्प नंबर 2। क्यों? क्योंकि प्रथम कक्षा में जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है वो जो बल उस पर दिया जाता है न्यूनतम अपेक्षित, मतलब न्यूनतम अपेक्षता किस चीज़ से की जाती है, तो प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक पठन के ऊपर, समुचित चित्र वर्णन के ऊपर, बालकों की रुचियों के ऊपर, इनके ऊपर तो ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन नैतिक शिक्षा कक्षा 1 में दे दोगे क्या? नैतिक शिक्षा एक 5 साल का बालक को
नहीं साथियों, इसलिए इस पर सबसे कम बल देना चाहिए। विकल्प नंबर 2 ही सही रहेगा 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। तो चलिए 20वां क्वेश्चन। प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदयेन संस्कृत शिक्षण है कस्य विधेय प्रयोग है कृत है, अनुवाद विधेय है, प्रत्यक्ष विधेय है, पाठशाला विधेय है, पाठ्य पुस्तक विधेय है। तो प्रश्न 20 में सही विकल्प का एक बार आप चयन कर लीजिए, फिर हम इसको समझेंगे। तो साथियों आपने चयन कर लिया होगा सही। साथियों इसका जो सही आंसर है वो है प्रत्यक्ष विधेय है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय ने संस्कृत शिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया था। तो प्रत्यक्ष विधि का जो प्रयोग है प्रोफेसर वीपी बोकिल महोदय के द्वारा किया गया था। सेकंड विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 को आते हैं। कक्षायाम मौन पठनम उत्तम है विधि है। प्रश्न को समझ करके उत्तर देना इसको। तो मिलित्वा पाठ्य पुस्तकम दृष्टि छात्रा प्रेरयुतम विषया बोधे ध्यानाय छात्रान् सक्षमान कर्तुम द्रुततरम पठितुम छात्रा सक्षमान कर्तुम कक्षायाम अनुशासन पालनार्थम। यहाँ पर मैं अर्थ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अर्थ तो क्वेश्चन का आंसर बताने के बाद ही बताया जाएगा। तो प्रश्न 21 में जो सही आंसर है साथियों, सोच लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए प्रश्न को और फिर आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है इसका दूसरा विकल्प। क्या पूछ रहे हैं? कक्षायाम, कक्षा में, मौन पठनम उत्तम विधि, मौन पठन की उत्तम विधि कौन सी है? तो साथियों विषय या अवबोधे, मतलब विषय का अवबोध हो, ध्यानाई ध्यान हो, छात्रा नाम सक्षमान कर तुम। इस प्रकार से आप छात्रों को यदि सक्षम कर सकते हो तो वो मौन पठन की सबसे उत्तम विधि मानी जाएगी, जिसमें विषय का बोध भी हो जाए और छात्रों का ध्यान भी उसमें लगा रहे। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है 21वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। 22वां क्वेश्चन साथियों। छात्रे न क्रियते आदर्शवाचनम, अनुकरण वाचनम, मौन वाचनम, सामूहिक वाचनम। तो छात्र इनमें से क्या नहीं करते हैं? मित्रों छात्र आदर्श वाचनम न क्रियते, छात्र आदर्श वाचन नहीं करते हैं। बाकी आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा किया जाता है, इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है। अनुकरण वाचन, मौन वाचन, सामूहिक वाचन, ये सभी चीज़ें तो छात्र करते हैं। तो प्रथम विकल्प आपके 22वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। तो मित्रों 23वां क्वेश्चन है। निम्नलिखितेषु किम छात्र केंद्रित अनुदेशनम, व्याख्यानम, वैयक्तिक अनुदेशनम, प्रदर्शनम, प्रतिमानात्मकम। तो साथियों इनमें से जो छात्र केंद्रित अनुदेशन है उसका आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 23 में सही विकल्प का चयन करो, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो साथियों प्रश्न संख्या 23 में आपका जो सही विकल्प है वो रहेगा वैयक्तिक अनुदेशनम। सेकंड विकल्प आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है इनमें से छात्र केंद्रित अनुदेशन है। तो देखो व्याख्या तो आप अध्यापक केंद्रित मानते हो, प्रदर्शन भी अध्यापक केंद्रित है, प्रतिमानात्मक भी अध्यापक केंद्रित है, लेकिन वैयक्तिक रूप से यदि आप अनुदेशन देते हो तो फिर वो एक छात्र केंद्रित अनुदेशन के अंतर्गत रखा जाएगा। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 23 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 24 पर। तो आपके 24वां क्वेश्चन, समझना इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो आपके प्रश्न संख्या 24 को देखेंगे। भाषार्जनम अंतर्निहितमेव मनुष्य है जन्मना एव कया अपि भाषा व्यवस्थया युक्त है, एतया व्यवस्थया एव सह व्यवहारम करोति, एषः विचार केन उपागमेन संबद्ध है, प्रघटना शास्त्रीयेन संज्ञानात्मकेन प्रकृतिकेन संप्रेषणात्मकेन। तो साथियों प्रश्न संख्या 24 में सही विकल्प कैसे दोगे, एक बार तो प्रश्न को समझेंगे और फिर सही विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ पर भाषा अर्जनम मतलब भाषा अर्जन, अंतर्निहितमेव मतलब अंतर्निहित होती है, मनुष्य है जन्मना एव कया अपि भाषा व्यवस्था युक्त है, मतलब मनुष्य का जब से जन्म होता है तब से वो भाषा व्यवस्था से युक्त होता है। एतया व्यवस्थया एव सह व्यवहारम करोति, इसी व्यवस्था के अनुसार वह व्यवहार करता है। तो ये जो उपागम है वो है प्रकृति के, मतलब प्रकृति से ही उसमें भाषा प्रकृति में ही विद्यमान होती है साथियों, उसकी प्रकृति में। थर्ड विकल्प आपके 24 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 की ओर। तो चलिए 25, कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिकम महत्वम दीते,
श्रवण कौशले, कथन कौशले, पठनम कौशले, लेखन कौशले। अर्थात इनमें से किस कौशल में वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है? साथियों, पठन कौशल में शब्द को अधिक महत्व दिया जाता है, कथन कौशल में उच्चारण को अधिक महत्व दिया जाता है, लेखन कौशल में वर्तनी को अधिक महत्व दिया जाता है। तो चौथा विकल्प आपके 25 क्वेश्चन में सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। तो चलिए 26वां क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 26 है, कस्य मतानुसारे अभिरुचि है सक्रिय रूपे विन्यासम अस्ति। अर्थात किसके मत के अनुसार अभिरुचि सक्रिय रूप से विन्यास होती है? मॉर्गन महोदय, मैकडूगल महोदय, विंस महोदय और ड्रेवर महोदय। प्रश्न संख्या 26 में सही विकल्प का आपको चयन करना है साथियों। प्रश्न संख्या 26 में जो सही आंसर है ये है ड्रेवर महोदय। चौथा विकल्प आपके 26वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 की ओर। तो साथियों आपके 27वें क्वेश्चन को देखेंगे। अधिगम परिस्थिति है, निर्माणम कुरुत है, आधार है भवती, उद्देश्य है, मूल्यांकन है, शिक्षण विधि है, सहायक सामग्री है। यहाँ पर जो अधिगम परिस्थिति निर्माण जो करता है उसका आधार क्या है साथियों? तो अधिगम परिस्थिति का निर्माण किसके आधार पर किया जाता है? शिक्षण विधि के आधार पर किया जाता है, क्योंकि बच्चों को हम शिक्षण विधि के माध्यम से ही तो सिखाते हैं। अधिगम किसके माध्यम से? शिक्षण विधि की। भाई कौन से शिक्षण विधि का आप प्रयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहे हो? तो साथियों इसलिए आपका थर्ड विकल्प शिक्षण विधि है, बिल्कुल सही रहेगा 27 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28, मौन वाचने न आयाति, सामान्य मौन वाचनम, गंभीर मौन वाचनम, द्रुत मौन वाचनम, आदर्श मौन वाचनम। तो साथियों देखो, सामान्य मौन वाचनम होता है, गंभीर मौन वाचनम होता है, द्रुत मौन वाचनम होता है, लेकिन आदर्श मौन वाचन, तो साथियों आदर्श वाचन जो होता है वो तो अध्यापक करता है, आदर्श मौन वाचन का कोई प्रकार नहीं होता है। इसलिए जो चौथा विकल्प है 28वें क्वेश्चन में वही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 29 को। ज्ञातात् अज्ञातम प्रति शिक्षण सूत्रम प्रयोग है कदा भवति। प्रस्तावना समये, शामपट्टे समये, उदाहरणम समये, काठिन्य निवारणों समये। तो साथियों ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग कब किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रस्तावना के समय, क्योंकि प्रस्तावना में जो हम प्रश्न पूछते हैं वो जो छात्र जानते हैं वहाँ से लेकर के जो वो नहीं जानते मतलब अज्ञात की ओर बढ़ाते चलते हैं। तो इसलिए प्रथम विकल्प 29 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें साथियों, और अपने जो फ्रेंड्स है व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें वीडियो को ज़रूर शेयर करें साथियों। कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चन आप 30 में से सही कर पाए, और किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो वो भी ज़रूर लिख दें। अगर वास्तव में आपका डाउट सही है तो बिल्कुल संशोधन तुरंत किया जाएगा साथियों। तो आज का अंतिम और 30 द्विभाषात्मक है, प्रविधि है, आवश्यकम वर्तते। अनुवाद शिक्षणे, व्याकरण शिक्षणे, पद्य शिक्षणे, गद्य शिक्षणे। तो साथियों द्विभाषात्मक प्रविधि किसमें आवश्यक होती है? प्रश्न संख्या 30 में सही आंसर है आपके अनुवाद शिक्षणे द्विभाषात्मक प्रविधि आवश्यकम वर्तते। तो विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 30 में। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो।